Now we are going towards to discuss the contemporary issues or contemporary debates within the Middle East. What are the contemporary challenges which are present in the Middle East? तो हम उन इश्यूज को वन बाय वन एड्रेस करते हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर हो क्या रहा है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज या चैलेंजेस क्या हैं मिडल ईस्ट के अंदर विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो हमने ये है मिडल ईस्ट की पॉलिसी देखी 9/11 तक और फिर उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज की तरफ आ जाते हैं। 9/11 जब होता है तो अमेरिका जो है वो वॉर ऑन टेरर के नाम पे वॉर स्टार्ट करता है, जिसमें पहला अटैक अफगानिस्तान पे होता है और फिर 2003 में दूसरा अटैक इराक पे होता है। ऑब्जेक्टिव तो ये था कि तीसरा अटैक जो है वो ईरान पे किया जाए, जिसको अमेरिका जो है वो एक्सेस ऑफ ईवल कहता है, या जो है अमेरिका जो बुराई की जड़ है उसके अंदर अमेरिका ने कहा था वॉर ऑन टेरर के बाद जो प्रेसिडेंट बुश की स्पीच थी कि उस बुराई की जड़ में 3 स्टेट्स आती हैं, अफगानिस्तान, द हेडक्वार्टर ऑफ टेररिज्म, द इराक, एंड देन ऑफ कोर्स द अल्टीमेटली द ईरान विच एक्सपोर्ट्स टू टेररिज्म। और उसका ऑब्जेक्टिव था कि इराक के बाद ईरान पे अटैक किया जाए, लेकिन इराक वॉर से जो प्रॉब्लम्स पैदा हुए अमेरिका उनको जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से ईरान पे अटैक करना पॉसिबल नहीं हुआ। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इराक के अंदर जो अमेरिका ने जंग की और उससे जो इकोनॉमिक लॉस हुआ, जो लाखों लोग मारे गए, जो वहाँ पे पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, वहाँ पे जो सेक्टेरियनिज्म आया, जो मिलिटेंसी पैदा हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में उसके खिलाफ जो एक एंगर था, जो एक अग्रेशन था, उस एंगर और अग्रेशन का जो एक्सप्रेशन था, यानी कि जो इजहार था, वो 2011 के अंदर जाके होता है अमेरिका के खिलाफ, जब अरब अवाम जो है अमेरिका की वॉर ऑन टेरर के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और ह्यूमन लॉस से तंग आके जो है उन तमाम हुक्मरानों के खिलाफ खड़े होते हैं जो प्रो अमेरिका थे या प्रो अमेरिकन कंसीडर किए जाते थे, जो अमेरिका की वॉर ऑन टेरर की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके अंदर और उस मूवमेंट को दुनिया फिर अरब स्प्रिंग का नाम देती है, जो कि बेसिकली अरब रेवोल्यूशन थे। अरब स्प्रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्प्रिंग से मुराद होता है द चेंज इन द वेदर, द चेंज इन द सीजन, और एक ऐसा वेदर, एक ऐसा मौसम जो बड़ी जो है खूबसूरती और खुशहाली और प्रोग्रेस और जो है अपना चेंजेस लेके आता है। इसलिए अरब स्प्रिंग कहा गया कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट्स है अरब वर्ल्ड के अंदर जो उनकी ह्यूमन राइट्स की डिमांड को पूरा करेंगी, या वो इन मूवमेंट के जरिए वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एजुकेशन और फंडामेंटल राइट्स चाहते हैं, तो इसलिए इसको अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया। अब अरब स्प्रिंग के बाद जो मौजूदा प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट्स हैं मिडल ईस्ट के अंदर वो पैदा होते हैं, और अरब स्प्रिंग का बेसिकली जो थी वो उन मुल्कों में थी और उन हुक्मरानों के खिलाफ थी जो प्रो अमेरिका थे और अमेरिका की वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर आप देखें तो अरब स्प्रिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? ट्यूनिस से, तुनीशिया से स्टार्ट होती है, जहाँ पे ज़ैनुल आबिदीन पावर में था, जो एक अमेरिकन पपेट और एक अमेरिकन और सऊदी पपेट समझा जाता था। ठीक है, आपको ये याद रहे कि मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आपने अलायंस की पॉलिटिक्स देखनी, जो आगे हम डिस्कस करते हैं, इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर 3 बड़े अलायंस हैं। एक अलायंस सऊदी अरब का है, अमेरिका का है और इसराइल का है। दूसरा अलायंस जो है वो रशिया का है, ईरान का है और सीरिया का है। ठीक है, अब तीसरा इसके अंदर जो फैक्टर है वो अब चाइना का फैक्टर आ गया। चौथा जो फैक्टर है वो ऑफ कोर्स जो है वो टर्की का फैक्टर है। पांचवा जो इशू है मिडिल ईस्ट के अंदर वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का इशू है। और छठा जो इशू है वो कन्फ्लिक्ट इस वक्त जो चल रहा है जिसको आप कुर्दिश नेशनलिज्म कहते हैं। और सातवां जो इशू है वो इस वक्त वहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। तो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये यहाँ पे आएंगे आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज की वजह से। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट के अंदर कंटेम्प्रेरी इश्यूज चल रहे हैं उसके अंदर ये 7 मेजर इश्यूज हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला मेजर फैक्टर है, और वो है एक तरफ ईरान है, ठीक है, ईरान, रशिया एंड सीरिया वर्सेस सऊदी अरब, सऊदी अरब, इजराइल एंड अमेरिका। ये 2 मेजर जो हैं ग्रुप्स या अलायंसेस हैं मिडिल ईस्ट के अंदर डोमिनेट करने के लिए। अब जो ईरान है वो एक ऐसी रीजनल पावर है जो ना सिर्फ अमेरिका की मुखालफत करता है बिकॉज अमेरिका और ईरान के कन्फ्लिक्ट की वजह से, बल्कि वो इसराइल को भी चैलेंज करता है। और इसके लिए ईरान जो है वो अपनी पावर को एक्सपैंड करता है 2 से 3 तरीक़ों से। एक तो ईरान सपोर्ट करता है वहाँ पे जितनी भी मलेशियाज और गुरिल्ला फोर्सेस हैं जो इसराइल और अमेरिका की पॉलिसीज़ को जो है तनकीद का निशाना बनाती हैं।
और दूसरा जितनी भी वहाँ पे ग्रुप्स और फोर्सेस हैं जो अमेरिका और इसराइल और की मुखालफत करते हैं या रेजिस्टेंस करते हैं, उसके अंदर फिर हमास आ जाता है। और हमास वो ग्रुप है जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए इसराइल के खिलाफ मिलिटेंट रेजिस्टेंस कर रहा है, यानी कि जंगी तरीके से आज़ादी की कोशिश कर रहा है। दूसरा ग्रुप जो है वो हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह को ईरान ने ही बनाया था 1982 के अंदर जाके, जो ईरान का शिया रेवोल्यूशन था उसके बाद, ताकि जो मिडिल ईस्ट के मुस्लिम शिया हैं उनको यूनाइट करके एक पावर ब्लॉक बनाया जा सके टू काउंटर अमेरिकन इसराइल। ठीक है, तो हिजबुल्लाह जो है फिर उसको सपोर्ट करता है ईरान को, और इसके अलावा इसके अंदर दूसरे जो शिया मलेशिया और ग्रुप्स आ जाते हैं। और इसलिए जो है ईरान जो है वो अपोज करता है अमेरिका की और इसराइल की पॉलिसीज़ को। सवाल इसमें ये पैदा होता है कि सऊदी अरब जो है वो क्यों इस ब्लॉक का हिस्सा है, और वो ईरान के क्यों खिलाफ है। जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि क्या सेक्टेरियन वॉर है या ये शिया सुन्नी की जंग है। तो अगर हम इसका एनालिसिस करें और अगर हम इसके मेजर फैक्टर्स को देखें तो ये एक शिया सुन्नी जंग नहीं है जो मैंने बताया था, बल्कि ये एक जियोपॉलिटिकल वॉर है, एक ये जियोस्ट्रेटेजिक वॉर है, और जिसकी वजह से ईरान और सऊदी अरब आमने सामने, सऊदी अरब के साथ अमेरिका सऊदी अरब के कैंप में है और ईरान जो है वो रशिया के साथ खड़ा हुआ है। अब इसमें की वजह दो आइडियोलॉजीज हैं। सऊदी अरब जो है वो वहाँ पे बादशाह है, ईरान में भी वहाँ पे जमहूरियत है, लेकिन वो जमहूरियत बुनियादी तौर पे ना होने के बराबर है, क्योंकि वहाँ की जो जमहूरियत है उसके ऊपर जो ईरान की मुलायत है या कलर्जी जो है, जो वहाँ पे के मजहबी रहनुमा है, वो काबिज हैं या अकोपाए हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल पावर उनके पास है। तो इसलिए ईरान में और सऊदी अरब में आइडियोलॉजी का कन्फ्लिक्ट है। ईरान जो है वो समझता है कि इस्लाम के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक डिफरेंट है, और सऊदी अरब ये समझता है कि इस्लाम के अंदर बादशाह है। लेकिन खैर ये एक अलहदा डिबेट है कि इस्लाम क्या बादशाह को सपोर्ट करता है या उस निज़ाम को सपोर्ट करता है जो ईरान की बुनियाद है या जो ईरान में प्रैक्टिस होता है। मैं समझता हूँ कि इन दोनों को सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए वो अपनी पॉलिटिकल पावर को जस्टिफाई करने के लिए मज़हब का इस्तेमाल करते हैं, और जब मज़हब का इस्तेमाल करते हैं दोनों की आइडियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट आता है, और फिर इसकी आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट की बुनियाद पर उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि सऊदी अरब को ये लगता है कि सऊदी अरब में बादशाह उस वक्त तक पावर में रहेगी जब तक अमेरिका उसको बादशाह को सपोर्ट करता रहेगा, और अमेरिका उस वक्त बादशाह को सपोर्ट करेगा जब तक मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल जो है वो इस्टेब्लिश रहेगा या कायम रहेगा। तो इसलिए सऊदी अरब बैक ऑफ द चैनल, बैक ऑफ द कर्टन, पर्दे के पीछे जो है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज भी करता है ऑफ द रिकॉर्ड, और सपोर्ट भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसराइल के होने से ईरान के ऊपर अमेरिका की पाबंदी और प्रेशर रहेगा। तो ईरान जो है अमेरिका के इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशिया के साथ अलायंस बनाता है। और अभी जो सीरिया के अंदर सिविल वार हुई उसके अंदर ईरान ने ही कन्विंस किया, और ईरान का वो जनरल जिसको अमेरिका ने शहीद किया जनवरी के अंदर 2020 में, जनरल कासिम सुलेमानी, वो की फिगर था जिसने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कन्विंस किया कि अगर वो ईरान को सपोर्ट करे और सीरिया को डिफेंड करे तो हम जो है मिडल ईस्ट के अंदर ये जंग जीत सकते हैं। अब सीरिया ने ईरान को और रशिया ने ईरान को और शाम को क्यों सपोर्ट किया, सीरिया को क्यों सपोर्ट किया, उसकी रीजन तो जो रशिया है वो ये कहता है कि वहाँ पे दैश बैठी हुई है जो एक रिलीजियस मिलिटेंट ग्रुप है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए मैंने वहाँ पे मुझे खतरा ये है कि अगर सीरिया के अंदर या दैश या ISI स्ट्रांग होती है तो वो फिर होती हुई रशिया की तरफ जाएगी, सेंट्रल एशिया में आएंगे, और सेंट्रल एशिया के अंदर रशिया के अंदर तकरीबन 1 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिससे रशिया में रिलीजियस टेररिज्म हो सकता है। इसलिए वो दैश के खात्मे के लिए आए हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे अमेरिका और रशिया की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है, और उस प्रॉक्सी वॉर के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन यूरोप का एक मुल्क है जिसका बॉर्डर लगता है रशिया के साथ, तो यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने 2014 में मिलिट्री और CIA के जरिए एक कू करवाया और प्रो रशियन गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट ले आए, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूक्रेन की वो गवर्नमेंट नेटो को ज्वाइन करेगी, जिसके बाद अमेरिका को यूक्रेन में फौजी अड्डे मिल जाएंगे और रशिया की जो ट्रेड रूट्स हैं और सी रूट्स और मिलिट्री रूट्स जो हैं उनको अटैक करना वॉर की सूरत में इजी हो जाएगा। इसलिए फिर अमेरिका के इस प्रॉक्सी वार का जवाब पुतिन ने और रशिया ने मिडल ईस्ट के अंदर उन फोर्सेस को सपोर्ट करके किया जो कि एंटी अमेरिका थे। दिस इज द वन एंगल इन पर्सपेक्टिव। और दूसरा एंगल जो पर्सपेक्टिव है वो ऑयल और गैस का है। जैसे मैंने बताया है कि रशिया खुद भी दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल और गैस का प्रोड्यूसर है मिडल ईस्ट के बाद, तो इसलिए रशिया ये चाहता है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर रशिया का इन्फ्लुएंस रहता है, कल को यूरोप और की जो ऑयल और गैस की नीड्स हैं
उनको ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है रशिया, अमेरिका और रशिया के कन्फ्लिक्ट की सूरत में, ताकि यूरोप जो है वो अमेरिका का साथ ना दे। और इस सूरत में वो अपनी ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इंफ्लुएंस रखता है कि अगर उसके पास लेट से सीरिया से गैस और ऑयल निकलता है, ईरान से ऑयल और गैस निकलता है, तो इन मुल्कों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, तो वो ग्लोबल इकोनॉमी को और ऑयल और गैस की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट दैट। इसराइल ऑफ कोर्स जो है वो इसलिए है, जो मैंने पहले बताया कि इसराइल फैक्टर के अंदर क्यों इसराइल की अमेरिका सपोर्ट करता है। तो ये वो पहला कन्फ्लिक्ट है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर है, और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो दोनों मुल्क हैं वो वहाँ पे बाज़ इस कन्फ्लिक्ट में आमने सामने डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अमेरिका इराक वॉर में आया, जैसे अमेरिका ने लीबिया के अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन की, और कहीं पे वो डायरेक्ट यानी कि प्रॉक्सीज के जरिए जंग करते हैं, जैसे सीरिया के अंदर जो जंग है वो प्रॉक्सीज के जरिए हो रही है। रशिया, ईरान, सीरिया की जो अरब नेशनल आर्मी है या जो सीरियन नेशनल आर्मी है उसको सपोर्ट करते हैं, सीरियन अरब नेशनल आर्मी जो है उसको सपोर्ट करते हैं, और उसके बदले में अमेरिका जो है और इसराइल जो है और सऊदी अरब जो है उसको काउंटर करने के लिए वहाँ पे जो रिलीजियस मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, और बहुत सी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि दैश जो है ISIS जो अलकायदा का नया फेस है, उसको अमेरिका और इसराइल की बैक ऑफ द रिकॉर्ड सपोर्ट हासिल थी, ताकि दैश जो है वो एक रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो शिया को काफिर समझती है, और चूँकि सीरिया के अंदर और ईरान के अंदर ज़्यादातर शिया हैं, उनका बॉर्डर लगता है, तो अगर यहाँ पे दैश स्ट्रॉन्ग होती है तो अल्टीमेटली ईरान और सीरिया के अंदर एक शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है। तो दिस इज द फर्स्ट एंगल ऑफ दैट। अब इसके अंदर यूरोप और चाइना का क्या रोल है, लेट्स लुक एट दैट। यूरोप और चाइना का जो रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूरोप का रोल जो है वो इसलिए इंटरेस्टिंग है कि यूरोप जो है वो अपना तकरीबन 40 से 50% ऑयल और गैस जो है वो इंपोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, ठीक है। तो उस ऑयल और गैस की, और बाकी जो तकरीबन 40 से 50% ऑयल और गैस है यूरोप वो इंपोर्ट करता है रशिया से। तो यूरोप को रशिया जो है, जब भी रशिया का अमेरिका के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, तो यूरोप को न्यूट्रलाइज करने के लिए रशिया जो है वो अपनी ऑयल की उस बार्गेनिंग पावर को, उस ऑयल पावर को, ऑयल को बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करता है और यूरोप को ब्लैकमेल करता है, ताकि यूरोप जो है वो अमेरिका का साथ ना दे, और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा यूरोप को इकोनॉमिक कॉस्ट फेस करना पड़ती है। तो इसलिए यूरोप ये नहीं चाहता कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो तमाम मुल्क जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस करते हैं वो वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट्स आ जाएं या ऐसी हुकूमतें पावर में आ जाएं, या वहाँ पे ऐसे रेवोल्यूशंस आ जाएं जो यूरोप के इंटरेस्ट को जो मिडिल ईस्ट में है उनको काउंटर करें, जिससे यूरोप को मजबूरन रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ाना पड़ेगी ऑयल और गैस के लिहाज से, जिससे रशिया के पास और बार्गेनिंग पावर आ जाएगी यूरोप की डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इसलिए यूरोप ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर वो उस तरह इन्वॉल्व रहे कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। यही वो रीज़न थी कि 2013-14 के अंदर यूरोप ने बहुत ज़्यादा पुश किया था अमेरिका को, और यूरोप की 3 बड़ी पावर्स जो हैं फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, वो शामिल थे JCPO के अंदर, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो ईरान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, जो आगे हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लेक्चर में हम देखेंगे या आप देखेंगे। तो वो जो JCPO था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, उसके अंदर यूरोप की ये 3 बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी, ताकि ईरान के ऊपर जो अमेरिका की पाबंदियां हैं वो अपलिफ्ट की जाए, वो रिमूव की जाए, जिसके बदले में यूरोप जो है वो ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर सके, क्योंकि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे उसकी बहुत बड़ी प्राइस पे करना पड़ रही थी। तो ये है वो यूरोप का इंटरेस्ट और यूरोप का फैक्टर, जिसकी वजह से यूरोप इसके अंदर इन्वॉल्व है। आल्दो यूरोप में भी अब डिवीजन है, ब्रिटेन और जो फ्रांस है वो ज़्यादा अमेरिका की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ब्रिटेन ने और फ्रांस ने अपनी फौजें भी भेजी लीबिया में अमेरिका के साथ 2011-12 में कर्नल कजाफी को एलिमिनेट करने के लिए और फिर शिकस्त देने के लिए, और फिर बाद में उसका मर्डर हुआ। लेकिन जो जर्मनी है, ठीक है, और जो बाकी यूरोपियन ममालिक हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है अमेरिका की इस पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए। सो दिस इज द पावर पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स गोइंग ऑन। अब चाइना का रोल जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है। चाइना इज एन आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है वो चाइना की है, इट्स लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और जो चाइना के ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो एक्सपेंशन है BRI की सूरत में और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सूरत में, जो चाइना को जो इन्वेस्टमेंट चाइना रीजन के अंदर कर रहा है उसके लिए चाइना इज गोइंग टू हैव मोर एंड मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर जॉब्स क्रिएशन, फॉर प्रॉफिट, फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो उसके लिए चाइना जो है
it needs more and more energy, and that those energy needs are being fulfilled through the oil imports from different regions of the Muslim world and the Middle East. अब चीन जो है वो ईरान का सबसे बड़ा ऑयल और गैस का इंपोर्टर है, और उस ऑयल और गैस के इंपोर्ट के अंदर चीन जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर नहीं चाहता कि अमेरिका जो है वो इतना पावरफुल हो जाए, या अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाए, या मिडल ईस्ट के अंदर वो तमाम मुल्क जिससे चाइना ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है वहाँ पे प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट्स आ जाए, और कल को अमेरिका वहाँ पे चाइना को कंटेन करने के लिए ऑयल और गैस को एज ए ब्लैक मेलिंग पावर या चिप के तौर पे इस्तेमाल करे। तो इसलिए चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है डिप्लोमेटिकली, नॉट मिलिटरली या अदरवाइज, और वो समझता है कि ईरान जो है वो अंडर इंटरनेशनल लॉ अपनी वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तहत की गई थी। इसलिए ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शन अमेरिका लगा रहा है वो इलीगल और यूएनओ के कानून की खिलाफ वर्जी है। तो दिस इज द